आज हम लोग सेल साइकिल टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहला लेक्चर है, बेसिक्स है। सेल साइकिल, कोई भी सेल है दुनिया में, जो भी सेल होता है उसके लाइफ में दो ही फेज होता है। कौन कौन सा फेज? एक ग्रोथ फेज और दूसरा रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कोई भी सेल का यही दो काम, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक्चुअली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो टर्म है वह इस सेल में ग्रोथ का ही दो फॉर्म है, समझिएगा, ठीक है। ग्रोथ का ही दो रूप है, ठीक है ना। एक ये ग्रोथ और एक ये रिप्रोडक्शन। बोलेंगे सर तो अंतर क्या है? तो हम उस नॉर्मली ग्रोथ बोलते हैं। ये एक है ग्रोथ इन वॉल्यूम, मतलब साइज में बदलाव, और एक होता है ग्रोथ इन नंबर, संख्या में वृद्धि। तो पहला जो ग्रोथ है वो क्या है? नॉर्मल टर्म, वो ग्रोथ जो है वो इसका वॉल्यूम मतलब साइज में बता रहा है, और दूसरा ग्रोथ इसका नंबर में बता रहा है। अर्थात कि एक सेल है, धीरे धीरे खा पी कर कुछ समय बाद सेल काफी बड़ा हो गया। एक यह है। दूसरा है क्या? एक सेल है और वो डिवाइड करके दो सेल बन गया, ठीक है, दो सेल्स बन गए। ये जो प्रोसेस है इसमें भी वृद्धि हुई है, बट ये वृद्धि किसमें है? संख्या में। और इस घटना में भी वृद्धि हुई है, और इस घटना में वृद्धि किसमें हुआ है? वॉल्यूम में। क्लियर? तो सेल साइकिल जो है वो एक्चुअली सेल के ग्रोथ को ही डिस्कस करता है, लेकिन ये ग्रोथ दो फॉर्म में होता है, ग्रोथ इन वॉल्यूम एंड ग्रोथ इन नंबर। ग्रोथ इन नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? सेल रिप्रोडक्शन। इस तरीके से हमें इन चीजों को समझना चाहिए। कोई भी सेल इन दोनों के अलावे तीसरा कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना। यही दो काम है, ग्रोथ इन वॉल्यूम एंड ग्रोथ इन नंबर, संख्या में। ये सेल साइकिल ऐसा टॉपिक है ना कि आप सब लोग बहुत पढ़े होंगे, अच्छी जानकारी होगी। तो मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा आपके नॉलेज में कुछ ऐड कर सकूं और सोचने के तरीके में कुछ बदलाव कर सकूं। अगर एक टिपिकल सेल्स साइकिल को बनाते हैं हम सब लोग, टिपिकल टिपिकल बोलने का मतलब क्या? कि जिसमें चार फेजेस हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, सबको याद है, ठीक है। हाँ, और ये चारों फेज जो होते हैं वह यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शन मतलब पीछे नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं। ये जो है वो एम फेज है, माइटोसिस फेज। तो अगला फेज क्या होगा? जल्दी बोलो। जीवन। गैप वन फेज। उसके बाद वाला फेज क्या होगा? एस फेज। बिल्कुल सही, सिस फेज। और उसके बाद वाला क्या होगा? G2। गैप टू फेज। ये हम लोग टिपिकली पढ़ते हैं, बट ये फेज है, यह सोमैटिक सेल में होता है, सोमैटिक सेल साइकिल, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर ये हम देखें जाइगोट में,
जाइगोटिक सेल साइकिल, ठीक है ना। अगर जाइगोटिक सेल साइकिल को देखें तो जाइगोटिक सेल साइकिल में दो ही फेज होता है। कौन कौन सा, कौन बोलेगा? कौन बोल बे? सर एम फेज एंड एस फेज एस फेज एस फेज, दो ही फेज। इसका मतलब इसमें G1 या G2 जैसे फेजेस नहीं होते, ठीक है। ओके, दोनों फेज के बीच में एक ट्रांजिशन जोन बनता है, ठीक है ना। ये एक छोटा सा एक गैप तो नहीं, गैप ही जैसा है, बट ये ग्रोथ वाला गैप नहीं है, ये जस्ट ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है ना। और यहां से इसमें भी ये ट्रांजिशन जोन, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। अर्थात जाइगोटिक सेल में G1 या G2 जैसे फेजेस नहीं होते। देखो विद्यार्थियों, आप जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ अभी आज बेसिक्स, मतलब कि आपका रीजनिंग और लॉजिक दोनों डेवलप करेगा, क्योंकि लॉजिक अगर विकसित हो जाता है फिर आपको रटना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ देखना और समझना पड़ता। तो नॉर्मली किसी भी सेल साइकिल में ये 4 फेजेस हम लोग सोमैटिक सेल में पढ़ते हैं, एम फेज, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। अगर इन दोनों को हम लोग ग्रोथ इन वॉल्यूम एंड ग्रोथ इन नंबर करें तो फिर इस G1 से लेकर इस G2 तक को हम लोग ग्रोथ इन वॉल्यूम फेज बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ इन वॉल्यूम। यहां से लेकर यहां तक ये हो गया ग्रोथ इन वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो एम फेज होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलते रहिए मेरे साथ, बोल सकते हैं आप लोग, अलाउड है। इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ इन नंबर नंबर बिल्कुल। तो लोग ग्रोथ इन वॉल्यूम को लोग कहते हैं कि ये 2 सेल डिविजन्स के बीच का इंटरफेज है ना। हम लोग हमेशा इंटरफेज करके इसको बोलते हैं। बोले कोई दिक्कत तो है नहीं, इंटरफेज, बढ़िया। और इससे हम लोग कहते हैं डिवीजन फेज। तो इस प्रकार से सोमैटिक सेल साइकिल में ये 2 फेजेस बनाए गए, एक डिवीजन फेज और एक इंटरफेज। इंटरफेज जो है उसमें ग्रोथ इन वॉल्यूम होता है, डिवीजन फेज में ग्रोथ इन नंबर होता है। किसी को कुछ पूछना है अभी? पूछे। चलिए, कोई सवाल नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आप पहले पढ़े हैं, इसलिए कोई बहुत नई बात अब तक मैंने आपको बताई नहीं, ठीक है। अब सोचो कि एक सेल जो है वो अभी G1 फेज में है। G1 फेज से वो किधर गया? एस फेज में। एस फेज से वो किधर गया? G2 फेज में। G2 फेज से वो किधर गया? एम फेज में। और एम फेज से वापस वो G1 फेज में। यही इसका फंडा है। तो एक सेल में हमेशा डिवीजन हो ये जरूरी नहीं है, एक सेल में हमेशा ग्रोथ हो ये भी जरूरी नहीं है। तो एक जैसा काम, जैसा समय, जैसा काम, उस आधार पर इस सेल में बदलाव देखे जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी सेल को 3 अवस्थाओं में हम लोग देखते हैं।
डिफरेंशिएटेड सेल्स, सुने हैं सब लोग? सब लोग सुने होंगे। दूसरा डिफरेंशिएटेड सेल्स, और तीसरा डिफरेंशिएटेड सेल्स। इन तीनों को बोलने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या हम कहने की कोशिश कर? तो सबसे पहला जो हमारा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, ये वैसे सेल्स होते हैं जो फंक्शनली कुछ काम करेंगे, ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इनका कोई तय भविष्य नहीं होता, आंख बनाएंगे कि नाक बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं। तो इन्हें हम लोग स्टेम सेल्स भी कहते हैं, ठीक है ना? इन्हें हम लोग स्टेम सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब हो गया जिसका स्ट्रक्चर, है ना, और फंक्शन, ये दोनों तय हो गया। जैसे हमारा न्यूरॉन, हमारा लीवर सेल, हमारा रॉड कोन सेल्स, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्क्वामस सेल्स हैं, स्किन के ऊपर स्क्वामस सेल्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल में कॉलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सभी सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्पेसिफाई हो गया। जब भी हमको कोई कहेगा कि न्यूरॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन, तो हमको पता है कि इस तरह का उसका स्ट्रक्चर बनेगा। कोई हमसे पूछेगा कि कॉलमनर सेल्स जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, ऐसे हम लंबे सेल्स बनाएंगे, बढ़िया। कोई हमें कहेगा कि ऑस्टियोसाइट का सेल है, तो ऑस्टियोसाइट सेल भी इस तरह से बनता है। कहेगा लीवर सेल है, लीवर सेल भी जो है वो इस तरीके का बनता है, ठीक है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें होते हैं। तो सभी सेल्स का अपना अपना रूप, बटा हुआ काम है, उन्हें कहते हैं। और डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वैसे सेल्स जो पहले तो तय काम के आधार पर काम कर रहे थे, लेकिन वक्त के आधार पर ये अपने आप को फिर से कुछ बदलाव कर सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। एनी क्वेश्चन? चलो, सर डी डिफरेंशिएटेड को फिर से रिपीट कीजिए ना। जैसे कई बार ऐसे सेल्स जिनका डिफरेंशिएशन हो चुका है, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन तय हो चुका है, किंतु विशेष परिस्थिति में उनको कई प्रकार के सेल्स अगर बनाने हो, कई प्रकार के सेल्स, मान लो कि दो तरह के, अब यही है कोलुमनार सेल्स, इससे दो प्रकार के सेल्स हमको बनाने हैं, एक गोल सेल्स और एक कोलुमनार सेल्स। इसका मतलब है इसको वापस अपने प्रोग्रामिंग में क्या करना होगा? परिवर्तन। और परिवर्तन इस प्रकार से करना होगा ये दोनों तरह के सेल्स को बना सके। ओके, देखो विद्यार्थियों, आप सबको मैं बता रहा हूं कि जिन विद्यार्थियों का बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स विषय पर अच्छी समझ और अच्छी पकड़ होती है, अच्छी समझ और अच्छी पकड़ जो मैं बोल रहा हूं ना, वो उसी प्रकार से जैसे मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि कॉमन विद्यार्थियों में बायोकेमिस्ट्री तो कमजोर होता है, लेकिन सेल बायोलॉजी में सभी अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन ये सब भी हम थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन जब आप मेरे साथ पढ़िएगा, तो पढ़ भी रहे हैं आप सब लोग, तो आपके सोचने के स्टाइल में बदलाव करने की हम कोशिश करते हैं। ये जो आप पढ़ रहे थे ना, वैसा नहीं है, ये इससे थोड़ा सा इतर है। आपको एक लॉजिक विकसित करने में मदद होगा, जो कि आपको अच्छी किताबें और रिसर्च पेपर पढ़ने में भी मदद करता है, ठीक है। तो अब एक टॉपिक आता है, एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आप सब जानते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है, जो पहले एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता था, अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक से एक जादुई घटना है, जहां पर ये तमाम बेसिक चीजें जो होती हैं वो अप्लाइड होती हैं। आपको ये चीज समझना होगा कि अब भी जितने अच्छे से आप इन सभी विषयों पर पकड़ बनाएंगे, आप उतना ही अच्छे प्रकार से फिजियोलॉजी,
डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी जैसे विषयों पर काफी तरीके से आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे साथ रहिए। मैं आपको सब कुछ कोशिश करता हूं जितना वक्त है उसमें सिखा सकूं आपको, क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस और लिमिटेड समय रहता है। हम तो थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, ठीक है ना। ओके। सर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स का एग्जांपल क्या है? बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कि अब देखो, ये ब्लास्टुला का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। बिल्कुल, आपने क्लीवेज के बाद मोरुला और उसके बाद ब्लास्टुला सुना। तो ब्लास्टुला दो प्रकार का होता है, एक डिटरमाइंड और दूसरा अनडिटरमाइंड। तो जैसे कि हम देखो, सभी विद्यार्थी, ठीक है ना, सभी विद्यार्थी जो है वो थोड़ा सा समझोगे। मान लो कि ऐसे इसमें 4 सेल्स हैं और अभी इसको डिवाइड कर दिया तो 8 सेल हो गए, ठीक है ना, 6 इधर और 2 पीछे। अभी सबका काम बट गया है, ठीक है, कि भाई ये जो दोनों सेल होंगे ये मसल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मसल्स। और ये जो सेल है, गेट्स हटा दीजिए, ये जो सेल्स है ये डॉटेड जितना है वो गट बनाएगा। क्या बनाएगा? गट। एम्ब्रियोलॉजी में एक टर्म आता है स्पेसिफिकेशन, इसलिए मैं ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने जानने की इच्छा जाहिर की तो मुझे बहुत ही अच्छा। हमने क्या किया कि इन हिस्सों को मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है ना, इस हिस्से को मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ यही 3 सेल्स हैं यहाँ पर। तो बताइए किसका सेल मैंने हटा दिया, मसल्स का कि गट का? मसल्स का हटा दिया। अब यहां जो सेल है उसके चारों तरफ, वो सेल किस चीज के हैं, गट के हैं कि मसल के? गट के हैं। इसका मतलब इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटरमाइंड हो चुका है। हमको गट बनाना है। क्या बनाना है? गट। लेकिन गट तभी बनेगा, एलिमेंट्री कैनाल, हमारा भोजन की नली हमारी जो है, जब उसमें मसल्स होंगे। तो ये जो सेल्स होते हैं यह अपने आप को फिर से क्या करना शुरू करते हैं? डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। और जब ये अगली बार डिवाइड करते हैं तो जो इससे 2 नए सेल बनते हैं, जो 2 नए सेल बनते हैं वो किस चीज के सेल होते हैं? बोलिए। मसल्स। अब आप समझिए, पहले इसका क्या काम था? गट बनाना। लेकिन मसल्स वाला सेल अगर हम निकाल दिए तो यही गट बनाने वाला सेल मसल्स का भी सेल बना दिया, ठीक है ना। तो यहां पर इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? यस सर। अब जिसको नहीं समझ में आया वो हमसे सवाल पूछेगा, ठीक है। ये एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाई, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। और आपको जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि इस विषय से जो हम पढ़ाए हैं ना, इससे हर साल नेट में एटलीस्ट 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योर शॉट है। एक बार समझा वो कभी भी इसको दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आप समझे, इसलिए मैंने पहले कहा ना कि अगर आपका बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पर अच्छी पकड़ है तो बाकी फिजियोलॉजी में आप यू आर ए वेरी गुड प्लेयर, आप बहुत धुरंधर खिलाड़ी होंगे। खैर चलो, अभी जो मुद्दा है उसी मुद्दे पर रहते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। अब जो है बाबू, आते हैं हम लोग मुद्दे पर कि व्हाट इज द रोल ऑफ G1 फेज। आप में से कोई भी बोल सकते हैं, जल्दी बोलिए। कौन बोलेगा? To increase volume of the cell, volume of the newly outer सर
प्रोसेस के लिए जो भी प्रोटीन्स ये सब का रिक्वायरमेंट होता है वो जीवन फेज में कंप्लीट। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आप लोग के साथ मुझे अच्छा क्यों लगता है मालूम, बहुत, कि आप सब लोग करस्पॉन्ड करते हैं और 90% टाइम्स आप लोग सही बोलते हैं ना। और ये जब आप सही कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि अच्छा इनमें बहुत पोटेंशियल है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। कभी मेरे साथ मुझे भी साथ में जोड़ लें तो 77 लोग जुड़े हुए हैं। मैं गारंटी कहता हूं कि आप 77 में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, इसी तरह से आंसर देते रहिए। तो जैसा आपने कहा कि उसी को मैंने एक थोड़ा सा ऐसे छोटा लैंग्वेज में लिख दिया। हाँ, तो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ न्यूली डॉटर सेल्स, क्योंकि एम फेज के बाद तो डॉटर सेल्स होते हैं, 2 सेल्स नए रहते हैं, उनमें वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाना जो है सेल का ग्रोथ, इस पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी किसने किसने बोला था, नाम बोलो। सर दीपिका। हाँ, मुझे गेस सही था मेरा, दीपिका ही बोल रही। दीपिका, वॉल्यूम के लिए तो प्रोटीन देना पड़ेगा, है ना। और प्रोटीन तभी बन पाएगा जब सेल में बहुत सारा mRNA हो, है ना। ओके, और फिर बहुत सारा क्या हो, tRNA हो, है ना, और बहुत सारा rRNA भी हो, है कि नहीं है। फिर बहुत सारा अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हो, ढेर सारा एंजाइम्स हो। जब ये तमाम चीजें सेल में रहेंगी तभी ना ये सब चीज बन पाएगा, प्रोटीन्स। ये जो तीनों हैं, mRNA, tRNA, rRNA, इनके पिताजी कौन हैं, DNA। अर्थात अभी जो सेल, डॉटर सेल्स जो हैं, जो बने हैं, छोटे छोटे हैं, इनमें डीएनए काम करना शुरू कर दिया है। और डीएनए ने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा mRNA, tRNA, rRNA और भी छोटे मोटे जो आरएनए हैं, उन सबको ट्रांसक्राइब किया। उसके बाद अमाइनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, खाइएगा पीजिएगा तो सब मिलेगा ही। ये सब मिलजुल कर क्या बनाना शुरू किया, सब लोग एक वर्ड में बोलो, क्या बनाना शुरू किया, प्रोटीन। प्रोटीन। और जब सेल में प्रोटीन्स बढ़ेगा तो सेल में सेल का वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या? हाँ, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन फेज जो है वो बउआ फेज है। बउआ फेज मतलब बच्चा को हम लोग खिला पिला के क्या कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। बढ़िया। अब जीवन फेज में एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जब सेल बड़ा होकर एक निश्चित आकार में पहुंच जाएगा, तो हम कहेंगे कि यही आकार जो है सेल का निश्चित आकार है, इतना ही बड़ा उसे बनना है। ठीक है ना। अब इसको कितना भी खिलाएंगे पिलाएंगे, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। आप सब लोग देखिए, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो खूब खा रहे थे जम के, सुबह शाम खाने के लड़ते भी थे, नहीं मेरा टॉफी है, मेरा ये है वो। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, 14, 15, 16, 17, 18 साल, 19 साल आते आते हमारा एक जो लंबाई की जो है, लंबाई जो है वो लगभग लगभग फिक्स हो गया। अब हम या तो मोटे हो सकते हैं या पतले हो सकते हैं, दो ही काम हो सकता है कि नहीं है। तो बिल्कुल 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 है। तो अब ये जो सेल है, अब इससे सवाल पूछा जाएगा। आ गया आनंद सर का सवाल। तो सवाल नहीं पूछोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे दोस्त। सवाल आएगा, इस सेल से पूछा जाएगा कि बताओ तुमको क्या करना है, तुमको अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन फिक्स कर देना है, या तुम एकदम कोई काम, खास काम करोगे क्या, तुम लिवर सेल बनोगे, नर्व सेल बनोगे, कुछ करोगे, या फिर दूसरा सवाल इसके सामने है कि तुम चाहते हो कि इंक्रीज इन नंबर हो। ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि नंबर बढ़ाना चाहते हो, यानी माइटोसिस करना चाहते हो, या फिर तुम कोई काम करना चाहते हो। अगर इस सेल ने कहा कि नहीं, मुझे अभी डिवाइड नहीं करना है, मैं सिर्फ कोई काम मुझे दिया हुआ है मैं उसको करूंगा, तो सेल के आकार में उसी प्रकार का बदलाव प्रारंभ हो जाता है और सेल एक खास काम को करना शुरू करता है। हम लोग कहते हैं कि ये जो ग्रोथ फेज था
वह सीज कर गया। इसको हम लोग जी नॉट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जी नॉट फेज। जी नॉट। हाँ, जी नॉट। जी जीरो भी बहुत विद्यार्थी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जी नॉट फेज का मतलब हो गया कि ये सेल जो है ना, वो अब एस फेज में अभी नहीं जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूं, मैं कभी नहीं जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, बट अभी ये नहीं जाएगा। एक खास आकार, स्ट्रक्चर, एक खास फंक्शन को ये परफॉर्म कर रहा है। तो जब तक ये काम करते रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे जी नॉट फेज, अर्थात अब यह कोई डिवीजन नहीं करेगा, यह इसी फेज में रहेगा। हम लोग बोलते हैं कि फर्दर कोई डिवीजन इसमें सीज कर जाता है। सीज समझते हैं ना? जैसे हम किसी चीज को फ्रीज यस। करते हैं क्योंकि हाँ बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, इसलिए तो सीज कर गया, ठीक है। अगर सेल ने कहा कि नहीं, अभी मुझे अपनी संख्या बढ़ानी है, क्या बढ़ाना है? संख्या बढ़ाना है, तो फिर यह सेल इंटर कर जाएगा किस फेज में? एस फेज में, एंड ऑनवर्ड्स वो एम फेज तक जाएगा। तो ये जो तय करना कि सेल जी नॉट फेज में जाएगा कि सेल डिवीजन फेज में जाएगा, यह तय किस फेज में होता है? जीवन फेज। किस फेज में होता है? जी जीवन। जीवन। तो पहला फेज हो गया। दूसरी फेज की जो बात हो रही है, एकदम अच्छे से समझिएगा, ये सब आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है। मैं शायद ही सोचता हूं कि कुछ नया चीज आपको बता पा रहा हूंगा। अगर बता रहा हूंगा तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि सर ने आपने कुछ नया चीज बताया है। जरूर मुझे बताया करो सब, ठीक है ना, ताकि मुझे और भी लगे कि मैं और क्या नया बता सकता। उसके बाद जो है एस फेज है। अब ये जो एस फेज है, यह किसके लिए है? तो आप सब लोग बोलेंगे मुझे, किस इस फेज का नाम क्या है? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस। किस चीज का सिंथेसिस? डीएनए। अभी देखो, सेल के अंदर में जीवन फेज में, जीवन फेज में सेल के अंदर में 5 ग्राम डीएनए था। कितना ग्राम डीएनए? 5 ग्राम। जब ये एस फेज में एंटर किया और एस फेज को जब इसने कंप्लीट कर लिया, तो इसके डीएनए न्यूक्लियस के अंदर में कितना ग्राम डीएनए हो गया? जल्दी बोलो। 10 10 ग्राम। अरे मैंने तो 10 ग्राम बोला ही नहीं है दोस्त। अच्छा ठीक है, 10 ग्राम सी है। मैंने 2 5 ग्राम लिख दिया है ना, 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम सही है, ठीक है। तो ये हो गया एम फेज, सॉरी एस फेज। और जब ये फिर वापस एम फेज में इंटर करेगा तो क्या होगा? इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई पहले बनेगा, कैरियोकाइनेसिस। और फिर क्या होगा? दोनों न्यूक्लियस में कितना कितना ग्राम डीएनए रहेगा? कितना कितना ग्राम? 5 ग्राम्स ईच, है ना। तो अगर हम एस फेज में नहीं जाते, सीधे अगर हम यहां से चले जाए कहां पर? एम फेज में, तो प्यारे विद्यार्थियों आप हमें बताइए कि उस वक्त जो 2 न्यूक्लियाई बनता, उस न्यूक्लियाई में कितना ग्राम डीएनए रहता? 2.5। तो पता चलता है कि धीरे धीरे डीएनए आधा होते होते वो शोले मूवी की तरह होता, जिसमें जो दरोगा आसरानी है वो कहता है आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, और पीछे उसके कोई नहीं था। तो ये तो बड़ा दुर्घटना वाली बात है। इसलिए ये ऐसा ना हो, उसके लिए एस फेज का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो अमाउंट है डीएनए का वो डबल कर लिया जाता है। इसलिए यहां पर डीएनए सिंथेसिस अर्थात की डीएनए रेप्लिकेशन जैसी घटना होती है। अब इसी चीज को थोड़ा सा देखो। अब 5 ग्राम को हम हटा रहे हैं। हम्म हम्म अब हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये तो डिप्लॉइड सेल, सोमैटिक सेल में कर रहे हैं, डिप्लॉइड सेल। यहां जो क्रोमोसोम है वो 2n है। 2n का मतलब है कि एक मदर का सेट है और एक फादर का सेट।
जैसे हम लोग में 2n है तो 23 जोड़े गुने 23 जोड़े हैं 24। अब जब यहां आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4n होगा, हाँ या ना? यस सर। क्या उसको 4n लिखते हैं? हम उसको 2n ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2n। 2n। हाँ, यदि हमको लिखना रहे तो उसको लिखते हैं 2 into 2n। हम कभी 4n नहीं लिखते हैं, ठीक है ना? बड़े डिप्लोमेटिकली हम लिखते हैं। देखो क्या है ना, आप में बहुत लोग +2 को पढ़ाते होंगे या 10th को पढ़ाते होंगे, हैं? हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जगह वो पढ़ाते हैं इस तरह से कुछ। तो कई बार उनसे विद्यार्थी पूछता है कि यदि ये डबल हो गया 4n हो गया तो फिर ये तो टेट्राप्लॉइड हो गया, लेकिन हमें उससे बताना नहीं, ये 4n नहीं होता है, यही 2n का 2 भाग हो जाता है। ओके, और फिर जब अगला स्टेज आएगा तो क्या होगा, ये दोनों 2 न्यूक्लियाई के अंदर में 2n करके रहेगा। ओके, तो आपके जो मन में सवाल आया कि सर इसको हम लोग 4n क्यों नहीं कहेंगे, कितने लोगों के मन में सवाल आया, बोलो। यस सर। आया? यस सर। आई लाइक इट, मुझे पसंद है ये सवाल। इसे हम लोग 4n क्यों नहीं कहेंगे सर? देखो 4n का जो टर्म होता है उसमें और 2n लिखने के टर्म में 2 अलग अलग संवाद होते हैं, ठीक है ना? ये जो घटना है यह डीएनए डुप्लीकेशन है। रेप्लिकेशन में क्या होता है, 2 हूबहू चीजें बनती है, मतलब डुप्लीकेट बनता है। ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। बट ये जो 4n है, ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें एकदम डुप्लीकेट नहीं रहता है ये सब, क्योंकि ये सभी मियोसिस के दरमियान में और मियोसिस के उपरांत जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके दरमियान में बनता है, अर्थात कि ये डुप्लीकेशन का मेथड नहीं फॉलो करता। इसीलिए आप देखेंगे कि हम जब भी लिखते हैं तो 2n करके लिखते हैं, कभी भी हम उसको 4n नहीं लिखते। ये 2n 4n 8n 6n ये सभी जो प्लॉइडी होते हैं, पॉलीप्लॉइडी होते हैं, उस कंसर्न में लिखा जाता है। आप हमेशा बोलेंगे कि ये डुप्लीकेट है, इसलिए हम लोग 4n नहीं कहते, ठीक है, ये 2n ही कहलाता है। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको मैंने आपको समझाया है। तो ये एस फेज की खूबसूरती है। और G2 फेज का क्या काम है, जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? बोलिए बोलिए बोलिए। G2 इसमें क्या होता है? माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें अब क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। किस चीज का प्रिपरेशन? प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के लिए क्या क्या चाहिए, उन्हीं सब चीज का ये सिंथेसिस करेगा। अर्थात डीएनए जो है अब उन तमाम प्रोटीन्स को बनाएगा जो माइटोसिस के लिए जरूरी होता है। इसलिए G2 फेज जो है यहां पर होता है, जो कंपैरेटिवली सबसे छोटा फेज होता है। तो आपने ये एक बेसिक जानकारी प्राप्त किया है अभी कि ये सभी फेजेस का क्या सिग्निफिकेंस होता है। अब हमारे पास जो मुद्दा है कि ये सेल साइकिल जो है, ये सेल साइकिल कंट्रोल कैसे होता है, ये सवाल सबसे पहला है। सेल साइकिल कंट्रोल क्या है? दूसरा, ये चेक पॉइंट्स क्या होते हैं सर? ये चेक पॉइंट्स क्या होते हैं सर? ठीक है, सेल साइकिल कंट्रोल रेगुलेशन क्या होता है? सेल साइकिल कंट्रोल रेगुलेशन, C3 रेगुलेशन क्या होता है सर? हाउ डू दे वर्क? 3 सवाल और इसका जवाब अगले क्लास में। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास 50 सेकंड बचा हुआ है तो मैं चाहूंगा कि इस बीच जो मैंने बताया है उससे कोई सवाल हो तो आप पूछें हमसे।
Horse is open. सर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और डीडिफरेंशिएटेड सेल्स में क्या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं, मतलब कि वो पहले कभी डिफरेंशिएट किए ही नहीं। ठीक है। इसलिए उनको हम लोग अनडिफरेंशिएटेड या स्टेम सेल्स।